हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एम प्लानर। दोस्तों, आज आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके फ्यूचर जेटेड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहकर इन सारे क्वेश्चंस का लगातार प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चंस आपसे ना छूटे। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि रेगुलर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को आप अंत तक देखें और अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें ताकि आपकी तैयारी किस लेवल का है हमको ये पता चल सके और आने वाले वीडियोज़ में और भी इम्प्रूवमेंट ला पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन में है स्थानीय पर्यावरण पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना। दूसरे में दिया है वैश्विक पर्यावरण पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना। तीसरा दिया है पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। और चौथा है उपरोक्त सभी। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर दें। दोस्तों, इसमें जो सही आंसर होगा वो होने वाला है उपरोक्त सभी। दोस्तों, पर्यावरणीय अध्ययन का मुख्य उद्देश्य जो है बच्चों में पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना होता है ताकि पर्यावरण मुद्दों के प्रति अपना विचार बना सके और पर्यावरण के जो समस्याएं उत्पन्न हो रहे हैं उसके प्रति अपना जागरूकता रखें। दोस्तों, आई होप आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति डैश है। मतलब पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को अगर जोड़ना है, हमको उसमें रुचि दिखाना है, तो उसमें सबसे प्रभावशाली युक्ति इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया है पाठ्यपुस्तक का पाठन, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा व्याख्या, तीसरा दिया है कक्षा निर्देशन, चौथा दिया है किस्से कहानियाँ। दोस्तों, आपका आंसर आप वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। दोस्तों, इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर होगा किस्से कहानियाँ। दोस्तों, आप भी देखते होंगे जब किसी बच्चे को हम कहानी के माध्यम से किसी चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं तो उसको वो अच्छे से समझ पाते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए भी यही चीज़ कारगर होगा। तो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन में बोला गया है कि स्थल मंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन सीमा, दूसरा सियाल, तीसरा नीफे और चौथा दिया है मेंटल। दोस्तों, इसका आंसर आपको एक ड्राइंग की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए, एक ट्राइंगल बनाए, ये पृथ्वी का एक कटआउट सेक्शन है। इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला पार्ट में है सियाल, दूसरा पार्ट में है सीमा और तीसरा में है नीफे। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं हमारा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी इसमें सही दिख रहा है। मतलब जो सबसे नीचे वाला पार्ट है उसको नीफे बोला जाता है। अब ऐसा नाम क्यों पड़ा? देखिए, जो सीमा पड़ा है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए इस सेक्शन का नाम पड़ा है सियाल। दूसरे में सिलिकॉन और मैग्नीशियम का सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सीमा। और सबसे निचली परत में निकेल और फेरस का मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आई होप आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आया होगा। तो दोस्तों, हम लोग अब आगे हैं चौथे क्वेश्चन में। इसमें दिया गया कि कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, अगर आपने कर्णम मल्लेश्वरी जी का नाम सुने होंगे तो आपको पता होना चाहिए ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और ये एक वेट लिफ्टर हैं। दोस्तों, आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि कर्णम मल्लेश्वरी जी पहली महिला हैं जो कि भारत को ओलंपिक में मेडल दिलाई थी। तो चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड और शक्कर का उदाहरण लेते हैं तो क्या पढ़ाना चाहते हैं। अगर आलू, चावल और ब्रेड और शक्कर का उदाहरण लेके कोई टीचर पढ़ा रहे हैं कक्षा में तो इन चारों में से क्या चीज़ों के बारे में वो बताना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए विटामिन, ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी खनिज लवण। दोस्तों, आप अपना आंसर वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। आलू, चावल, ब्रेड और शक्कर में सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आशा करते हुए आपका भी ऑप्शन नंबर बी आया होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करने से पहले अगर आप झारखंड के लेटेस्ट जॉब से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे और एक चैनल है जिसका नाम है स्टडी टॉप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2020 को प्रातः 5:15 बजे स्टेशन को छोड़ के 18 जुलाई 2020 को प्रातः 5:15 बजे नागरकोइल स्टेशन पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चला गई दूरी 2649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी का औसत चाल किलोमीटर पर आवर में कितना है वो हमको निकालना है।
दोस्तों इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है, इसमें हमारा जो गिवन डाटा है वो दूरी दिया गया है 2649 और इसमें समय दिया गया है, जो कि कितना है 48 आवर का है, ठीक है। और कितना है डिस्टेंस जो दिया है वो है 2649 किलोमीटर, ठीक। तो अभी हम लोग कौन सा फॉर्मूला बिठाएंगे, फॉर्मूला है इसका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो फॉर्मूला में बिठा दिए 2649 डिवाइड बाय 48 आवर, ये किलोमीटर में है और ये आवर में है। तो इसको अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आएगा 55.18, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि कहाँ मिलेगा 55.18। दोस्तों देखिए सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर है हमारा 55, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि संक्रमण के दौरान डैश की संख्याओं में वृद्धि होती है। जब हमारे शरीर में कोई संक्रमण होता है तो इनमें से कौन सी चीज़ों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ल्यूकोसाइट्स। जब भी कोई हमारे बॉडी में संक्रमण होता है तो ल्यूकोसाइट्स की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है, जो कि हमारे श्वेत रक्त कोनिकाओं में पाई जाती है। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। इसमें दिया गया कि हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। बोला गया कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। ऑप्शन नंबर बी, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते खा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। ऑप्शन नंबर डी में, हाथी अपने अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। दोस्तों आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। दोस्तों इसमें जो एप्रोप्रिएट आंसर या फिर सही आंसर बोल सकते हैं वो होगा 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल का होता है। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इसमें बोला गया कि आबू धाबी के विषय में कौन सा कथन सही है, उसको हमको चुनना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कि ये एक रेगिस्तानी इलाके में है। आबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। आबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं। दोस्तों इसमें देख लेते हैं एक एक करके। जो पहला दिया गया है कि यहाँ ये रेगिस्तानी इलाके में है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 में आबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, बिल्कुल सही, पानी वहाँ पेट्रोल से महंगा मिलता है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, सही है, वहाँ अरबी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 4, आबू धाबी की मुद्रा को दिनार करते हैं। दोस्तों ये गलत है। आबू धाबी की जो मुद्रा है उसको बोला जाता है UAE दिरहम। तो हम लोग अब ऑप्शन कौन सा सही है हम लोग देख लेते हैं। 1, 2 और 3 बिल्कुल सही आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। आशा करते हैं आपका भी ऑप्शन नंबर डी आया होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया कि BOD5 क्या है। पहला ऑप्शन में दिया गया कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर। दूसरे में दिया गया कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। तीसरे में दिया गया बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ्स। चौथे में दिया गया कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। ये एक मापन की प्रक्रिया है जिसमें जल और वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। आई होप दोस्तों आपका भी ऑप्शन नंबर बी आया होगा। दोस्तों आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। तो आपका 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुआ है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना स्कोर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहकर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।